हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द जेई प्लैनेट, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारी जेई रिलेटेड फिजिक्स की, जिसमें अभी ये प्रोग्राम जो है ये 11th गोइंग टू 12th स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, जिसमें हमने पहली जो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ 12th फिजिक्स उसे उससे अपनी शुरुआत की। और एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये चल रहा है लेक्चर 3। लेक्चर 2 इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो भी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ ही था, और आज भी हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ के बारे में ही बात करने वाले हैं, बट दैट विल बी अ पार्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ऑलराइट, जिसमें कुछ और कोर लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछली मुलाकात में जो प्रॉब्लम्स पढ़ी थी उनको रिवाइज करेंगे। सो एज फार एज द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंसर्न, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स एज पर द टेक्स्ट बुक सीक्वेंस, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी जो कुछ बातें चल रही है कूलम्स लॉ से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स उसी पर बेस्ड हैं भाई, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को लेकर चल रही है। पहले हम बात कर रहे हैं चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन की, चार्जेस के बारे में कुछ बातें, उनसे रिलेटेड कुछ और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो थे ये हमने कुछ हद तक डिस्कस किए हैं। बाकी थियोरेटिकल पार्ट जो है वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। यहाँ आपको आपका पूरा कोर्स जो है जेई लेवल के लिए, जेई क्रैक करने के लिए पूरी गाइडेंस सभी कुछ जो है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मेंशन करने की मुझे लगता नहीं है, बार बार ज़रूरत है, आप सब ये बात जानते हैं। लेकिन एक काम आपको जो करना है, अपनी तरफ से एफर्ट डालकर रखना है, वो काम क्या है एग्जैक्टली? वो काम है हमारा कि यार डेली रिवीजन करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस देखने हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशंस लेने हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों से जूझते हुए आगे बढ़ते जाना है। लेक्चर स्किप नहीं करने हैं और एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स या बाकी जो नीट और जेई एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचाएं। नीट वाले बच्चों के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। शुरुआत के कुछ सवाल हो सकता है नीट वाले बच्चों के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि हम कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, हल्का फुल्का अपने मैथमेटिकल स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे तो नीट जब आप एग्जाम क्रैक करने के लिए बैठेंगे तो आप ओरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैपेबल हो चुके होंगे। इस तरीके की ट्रेनिंग मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। 12th क्लास के जो बच्चे ऑलरेडी अभी बोर्ड एग्जाम अपीयर करने वाले हैं उनके लिए भी जो शेड्यूल है, जो प्रॉपर चीज़ें हैं जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, उसे हम कल से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, लाइक बहुत जल्दी ही आपके पास सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस आ जाएंगे, डेरिवेशन डिवाइसेस आ जाएंगी। सैम्पल पेपर डे डेडिकेट करेंगे हम सभी बच्चों के साथ जो 11 to 12 हैं या जो अभी भी 12th के एग्ज़ाम इसी साल देने वाले हैं, और एक सैम्पल पेपर डे डेडिकेट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक डे डेडिकेट करेंगे हम वीकेंड्स वाला, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप हमारे साथ आगे चल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो आप उसे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम आपको गाइड करें तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं और हमारी पूरी टीम जो है वो आपकी हर तरह से, हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू हो जाओ। जिसने पढ़ाई पहले नहीं भी की है वो भी बहुत जल्दी शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो बीच बीच में मैं बताते भी रहूँगा कि किस पर्टिकुलर लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए, या अगर बीच में कोई ऐसी चीज़ आए जो आपसे एक्सपेक्टेड हो कि आपने अपने प्रीवियस एकेडमिक सेशन में कर रखी हो मगर आपको समस्या फील हो रही हो, तो मैं बीच बीच में मेंशन करता रहूँगा कि आप मेरी सीरीज़ में या हमारी जो सीरीज़ है चैनल पे उसके उस पर्टिकुलर लेक्चर को जाके आप फॉलो करें, जिससे आपके बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे और फिजिक्स को फील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बातें अभी कूलम्स लॉ के बारे में करने के लिए नहीं है, जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी की चीज़ें सवालों के साथ सीखेंगे। सो लेट्स सी, दिस इज समथिंग जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यार, कि यहाँ पर आपको जेई फिजिक्स, नीट फिजिक्स, केवीपीवी एंड ओलंपियाड्स के लिए भी गाइडेंस मिलेगी, और इससे पहले मैं IIT जैम फिजिक्स में भी बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड कर चुका हूँ ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। राइट, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जेई प्लैनेट का, इसको आप बहुत जल्दी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डाउट्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे केटर होंगी। नोट्स वगैरह, क्लास नोट्स वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं वापस से, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ की। तो मैं आपको बता दूं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है।
सो यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की, सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हो सकती हैं? आप बात कर सकते हो कि यार इसका एक कैटेगरी जो होता है वो FBD रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि आप फोर्स के बारे में बात करते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। सो फ्री बॉडी डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये एक कैटेगरी हो सकती है भाई फ्री बॉडी डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। दूसरी कैटेगरी हो सकती है हमारी वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम की, जो हमने कल काफ़ी हद तक इनका कॉम्बिनेशन भी देखा कि फ्री बॉडी डायग्राम भी बना रहे हैं, वेक्टर बेस्ड भी बात कर रहे हैं, ये सारी बातें। सो वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम, इसके बारे में चर्चा की जा सकती है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात कर सकते हो कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स की, कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स की, ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट्स वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ बेसिकली हम बात किसकी करेंगे? लिमिटेशन वाली जो प्रॉब्लम होगी ना, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, तो लिमिटेशंस वाली प्रॉब्लम जो हम हमारे अगले लेक्चर में करने वाले हैं वो कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स होगी। मगर उसी के साथ और उससे पहले आपको एक प्रॉपर सीरीज मिल जाएगी, जिसमें अगर आपने 11th में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाए हैं बेसिक मैथ्स को सीखने में, या जहाँ भी आप जैसे भी प्रिपेयर कर रहे थे वहाँ आपकी बेसिक मैथ्स की वजह से अगर आपकी किसी भी कारणवश फिजिक्स पे कमांड नहीं है, तो मैं आपको एक स्पेशल सेशन उसके लिए भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और वो लॉगरिथम, ये सारी चीज़ों पे कमांड हो जाएगी। और ये आपको लाइक हमारे अगले लेक्चर के साथ यानी कि कल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस चैनल पे देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, गो थ्रू ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लिमिटेशंस बेस्ड हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसे भी करने वाले हैं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कैटेगरी होती है यार कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं इनको भी हमको कॉन्सेप्चुअली ही डिलीट करना है, डील करना है। सो मैं आपके सामने इसीलिए सारी बातें लिख दे रहा हूँ कि फिजिक्स में यार इतने प्रकार की, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इतने प्रकार के सवाल बनते हैं। कंसेप्चुअल या फोर्स वगैरह से बात कर रहे हो तो FBD रिलेटेड, वेक्टर रिलेटेड, कैलकुलस रिलेटेड सवाल बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं सवालों को माइंड में रखते हुए कि यार इतने तरीके के हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को आगे रिज्यूम करते हैं। इससे पहले कि आज के लिए कुछ नए सवाल दूं, पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा, आपको रिव्यू करवाऊंगा कल के कुछ सवाल और डिस्कस करेंगे। कल जो होमवर्क मिला था उसको भी होपफुली आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। यदि किसी ने अटेम्प्ट ना किया हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि पहले कल वाला लेक्चर अटेंड करें, प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ाएं डिस्कशन को, ठीक है। So yeah, this was the first problem. Find the value of D for which Q2 will be in equilibrium. तो इसका लॉजिक बेसिकली ये था कि सर जैसे जैसे आप चार्ज को पास ला रहे होगे, कभी ना कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो उस पर लग रहा है वो उस पर लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन को डोमिनेट कर जाएगा। और अगर आप इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि यार उस पर लगने वाला जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम ना करे, डोमिनेट ना करे। तो आप बोलते हैं कि Fe शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का एक्सप्रेशन होता है म्यू एस इंटू एन। वैसे तो कायदे से क्वेश्चन में जब म्यू की दो वैल्यूज दी जाती है तो उसमें से बड़ा वाला म्यू एस होता है छोटा वाला म्यू के, लेकिन यदि अगर एक ही वैल्यू दी गई है तो उसी को म्यू एस ट्रीट करेंगे और उसी को म्यू के भी ट्रीट किया जाएगा, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बोलते हैं कि यार ये रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को ओवर पावर नहीं करना चाहिए, कम ही या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर होना चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दैट। अकॉर्डिंगली वी गॉट द रिजल्ट कि यार जो दूरी होनी चाहिए वो इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम में समस्या है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम इज दिस। ऑलराइट, बात समझ में आ गई है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। फिर हमने बात की कि यार अब कुछ पार्ट्स में कुछ चीज़ें दी गई है जिसमें O पॉइंट पर रखे गए चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए मैंने पहले इंडिविजुअली चार्जेस को मार्क करके इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले, फिर डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करते हुए वेक्टर रिलेशंस का इस्तेमाल किया और वेक्टर रिलेशंस का इस्तेमाल करके फिर हम आगे बढ़े। और यहाँ हमने एक वेक्टर टिप मैंने आपको याद दिलाई कि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो √2 टाइम्स किसी एक का मैग्नीट्यूड हो जाता है और बीचों बीच 45 डिग्रीज पे। √2 टाइम्स किसी एक का मैग्नीट्यूड और बीचों बीच 45 डिग्रीज पे। फिर हम बात कर सकते हैं, मुझे लगता है कैलकुलेशन वगैरह वेरीफाई कर रहे हो, अगर भूल चूक हो गई हो थोड़ी बहुत तो माफ़ करना और इवेंचुअली फोकस किस चीज़ पे करना, लॉजिक पे, ठीक है ना। तो एनीवेज जस्ट किडिंग, ठीक है। कैलकुलेशन कहने का मतलब ये कि कैलकुलेशन अपनी एक बार
खुद से करना। मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है बड़ी तेज़ कभी कभी लग रही हो, तो आप भी अपने स्टेप्स, यह हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक दो स्टेप्स मैंने बीच में स्किप किए हैं, तो आप उन एक दो स्टेप्स को लिखें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे साथ साथ। कैलकुलेशन अपनी अपनी है भाई, फिजिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैथ्स तो सबके पास अपनी अपनी है, तो आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स तो मैं देता ही रहूँगा। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। फिर हमने क्या किया, एक स्क्वायर के सेंटर पे पॉइंट ओ पे रखा एक चार्ज, और चारों की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया। कभी तो वो रिपल्सिव थे, कभी तो वो अट्रैक्टिव थे। इवेंचुअली वेक्टर्स को सॉल्व करते करते फिर से वी लैंडेड अप टू कंक्लूजन कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच लाई करेगा और √2 टाइम्स हो जाएगा। सो दैट मस्ट बी √2 टाइम्स 2f0। तो √2 टाइम्स f0 हमने उसको लिखा था। सो दिस इज हाउ यू गॉट द रिजल्ट। इस हिसाब से आपके पास रिजल्ट निकल कर आ गया है। कैलकुलेशन वगैरह आप क्रॉस चेक करते रहेंगे। ये छोटा सा एक होमवर्क क्वेश्चन था भाई, छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। ओ पॉइंट पे सवाल वही है, ओ पॉइंट पे रखा हुआ जो चार्ज है इस पे बाकियों की वजह से लगने वाला नेट फोर्स बताना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले -q की वजह से मैं पॉइंट ओ पर अपना पेन रखूँगा। देखो आप पॉइंट ओ पर अपना पेन रखिए, ओ पर, और आप कहिए कि सर इस -q की वजह से, ये हमारा वाला भी -q है, यहां पे पेन रखा, इस -q ने हमारे वाले -q को धकेला, पुश किया लाइक दिस। तो आपने कहा फोर्स कितना होगा, दैट इज k, एंड इट इज पहले वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड भी q है और मेरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड भी q है। तो ये सिंपली आ जाएगा kq स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में इससे मेरी दूरी कितनी है 2a, लेकिन उसका स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 4a स्क्वायर। 2a लेकिन इसका स्क्वायर यानी कितना निकल कर आ गया 4a स्क्वायर। फिर आपने कहा कि इस -q की वजह से क्या कहना चाहते हो सर, तो फिर रखा पेन सेंटर पे और कहा इस -q की वजह से धक्का मिलेगा मुझे, मैं यहां हूं, वो वाला मुझे बीइंग नेगेटिव लाइक धकेलेगा, तो मुझे महसूस होगा इधर की तरफ फोर्स। और कितना होगा भाई kq स्क्वायर बाय हम दोनों के बीच की दूरी ओरिजिन से 2a तक 2a और उस पूरे का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कहा कि यार ये q चार्ज है जो a दूरी पे रखा है +q, तो मैं पेन फिर से बीच में रखूंगा, इस वाले की वजह से पेन फिर से बीच में रखूंगा और कहूंगा इस पॉजिटिव चार्ज ने, मैं नेगेटिव था, इस पॉजिटिव चार्ज ने अनलाइक होने के तहत मुझे खींचा, आकर्षित किया, तो इधर खींचा, ठीक है। और कितने से खींचा, इट इज k, मेरा चार्ज q, सामने वाले का चार्ज q, तो q1 इंटू q2 कितना हो गया q स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर हम दोनों के बीच की दूरी a और इस a का स्क्वायर, बात समझ में आ गई है यार, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले की वजह से, इस नेगेटिव ने मुझे नेगेटिव को धकेला होगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बनाते हुए y एक्सिस के साथ ये वाला एंगल 30 डिग्री बनाते हुए कितने से धकेला होगा, सो k इंटू क्यू बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, इट इज अगेन kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और आप क्या बोल सकते हैं, इस वाले चार्ज ने क्या किया होगा, ये प्लस है ये माइनस है, इस प्लस माइनस इस वाले चार्ज ने मुझे अपनी ओर खींचा होगा y एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए, और कितने से खींचा होगा, आप बोलोगे kq स्क्वायर बाय दोनों के बीच की दूरी, ये भी a है, ठीक है, बाय सिमेट्री देख सकते हैं आप, ये भी कितना है a है, तो इस a का स्क्वायर kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ऑलराइट। तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 होना भी चाहिए। मेरे चार्ज के अलावा कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5, तो पांचों लगाएंगे मुझ पे इंडिविजुअल फोर्स, और मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू व्हाट एल्स इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है भाई, वही जो पिछली क्लास से करते आ रहे हैं कि नेट इफेक्ट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स, कि जो नेट फोर्स लगेगा ओ पे वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन, कितने वेक्टर्स हैं भाई 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फोर्स वेक्टर्स हैं, ठीक है। और सभी का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं,
इस डायग्राम को अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखो जरा, ये के क्यू स्क्वायर बाय 4a² और वो के क्यू स्क्वायर बाय 4a², ये वाला और ये वाला एक दूसरे को काट देंगे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को काट देंगे, और आप बोलोगे कि पॉइंट ओ ये है सर, पॉइंट ओ ये है, जिसमें जिसमें एक तो ये बच गया के क्यू स्क्वायर बाय a², मेकिंग दिस एंगल एज 30 डिग्रीज, मेकिंग दिस एंगल एज 30 डिग्री। विजिबिलिटी है प्रॉपर? बिल्कुल है जी। और क्या कह सकते हैं, ये एंगल, ये वैल्यू कितनी है, दिस इज ऑल्सो के क्यू स्क्वायर बाय a², के क्यू स्क्वायर बाय a², और ये वाला एंगल कितना है भाई, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। अच्छा एक और रह रहा है, ये के क्यू स्क्वायर बाय a², 5 में से 2 कट गए ना, 3 बचे, तो ये भी कितना आया, के क्यू स्क्वायर बाय a², के क्यू स्क्वायर बाय a²। ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा कि ये के क्यू स्क्वायर बाय a², के क्यू स्क्वायर बाय a² और के क्यू स्क्वायर बाय a² एक दूसरे से कितने कितने एंगल पे हैं, कितने कितने एंगल पे हैं। तो ये देखो, ये 90 है, ये 90 है और ये 30 और हो गया, 90 और 30, ये एंगल कितना हो गया, 120। ये 90 और 30 ये कितना हो गया, 120, और बीच वाला भी कितना हो गया, 120। सो 120 120 120 डिग्रीज पे बाकी के दोनों एंगल्स, बाकी के सारे वेक्टर्स पड़े हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इसका जवाब क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। इसका जवाब क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। और रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे बाय लामीज थ्योरम। रीजन क्या होगा भाई, बाय लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम याद है, याद है 11th में सीखी थी। याद ना हो तो मेरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, तब उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई, मैंने आपको बताया भी है कि लामीज थ्योरम क्या होता है। मैंने इनफैक्ट आपको पॉलीगन लॉ के बारे में और उसका महत्व भी समझाया है, और वो सारी छोटी छोटी बातें, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। बाकी लामीज थ्योरम होता क्या है, लामीज थ्योरम ये कहता है कि जब 3 कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ऐसे फोर्सेस जो एक पॉइंट पे लग रहे हो, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस अगर बराबर के मैग्नीट्यूड के होंगे, तो आप ये कह पाओगे कि वो जो पॉइंट होगा जहां पे तीनों के तीनों फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो लामीज थ्योरम के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें तो यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज पॉइंट P, एक फोर्स इस पे लग रहा है F1, एक फोर्स इस पे लग रहा है F2, और एक फोर्स इस पे लग रहा है F3। F1 के ऑपोजिट जो एंगल है वो θ1 है, F2 के ऑपोजिट जो एंगल है वो θ2 है, और F3 के ऑपोजिट जो एंगल है वो θ3 है। तो आप बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ P, क्या बोल पाओगे शेयर, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ P, यदि P पॉइंट के इक्विलिब्रियम का जिक्र करें तो आप ये बोलेंगे कि F1 बाय उससे ऑपोजिट एंगल का साइन θ1 will be equal to F2 by sin θ2 and will be equal to F3 by sin θ3 by sin θ3। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर F1 F2 F3 भी बराबर हो गए, F1 F2 F3 are also same, समझिएगा, आप यहां बोल सकते हैं if F1 equal to F2 equal to F3 then θ1 θ2 θ3 भी बराबर हो जाएंगे। और एक प्लेन के अंदर बात हो रही है तो ये सारे के सारे बराबर में कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री होंगे। भाई पूरे प्लेन का एंगल कितना होता है, पूरे प्लेन का एंगल होता है 360 डिग्री, तो ये कितने निकल कर आ जाएंगे, ये इंडिविजुअली 120 डिग्री निकल कर आ जाएंगे। सवाल क्या था सर, ओ पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, जवाब क्या है, 0 निकल कर आया है। कैसे निकल कर आया है, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, जो कटते हुए दिख गए उन्हें उड़ा दिया, और उसके बाद देखा कि 3 बराबर के मैग्नीट्यूड के फोर्सेस 120 120 120 डिग्री पे लग रहे हैं। तो बराबर के फोर्सेस बराबर की डायरेक्शन से सिमेट्रिकली अगर उस पॉइंट पे लग रहे होंगे और खींचेंगे तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे, दैट पॉइंट वाज गोइंग टू कम इनटू द इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन, ठीक है। वो किसमें है भाई, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ गई है, स्क्रीन से हट जाता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट, मुझे लगता है कि आप ट्राई कर चुके होंगे सवाल को, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे।
एक और सवाल था हमारे सामने कि दो चार्जेस रखे हुए थे, फिक्स्ड चार्जेस थे 4q एंड 9q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, एंड द क्वेश्चन वाज कि इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आपको एक तीसरा चार्ज ऐसा रखना है जो इक्विलिब्रियम में आए। ठीक है, जो तीसरा चार्ज आए वो इक्विलिब्रियम में आए, क्योंकि ये दोनों तो पहले से भी फिक्स्ड हैं, तो इनके इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सर आपने केवल लाइन के बारे में जानकारी दी है, मगर ये नहीं बताया कि उस लाइन पर रखना एग्जैक्टली कहाँ है, ये अपने को एनालिटिकली देखना पड़ेगा। तो हमने कहा था यार कल की क्लास में कि लेफ्ट वाले से लेफ्ट में एक रीजन है, राइट वाले से राइट में एक रीजन है, और लेफ्ट और राइट के बीच में भी एक रीजन है। ठीक है, हमने देखा कि लेफ्ट वाले से लेफ्ट में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं या मैं नेगेटिव चार्ज रखूं, दोनों फिक्स्ड चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की डायरेक्शन तो बॉस फिक्स रहने वाली है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की डायरेक्शन फिक्स रहने वाली है। एज अ रिजल्ट हम क्या बोलेंगे कि यार वो ऑपोजिट फोर्सेस होंगे नहीं, तो नलिफाई करेंगे कैसे, इक्विलिब्रियम की संभावना बनेगी कैसे। ठीक है, फिर हमने कहा कि राइट वाले के राइट में रखोगे तब भी बचे हुए दोनों फिक्स्ड चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की डायरेक्शन सेम है, तो फिर से इक्विलिब्रियम में आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर बीच में कहीं रख दोगे तो दोनों की वजह से लगने वाला इंटरैक्शन चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन होगा ऑपोजिट, और यदि ऑपोजिट होगा तो इक्विलिब्रियम में आने की संभावना तो है ना। और इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस हैं तो डेफिनेटली हम क्या बोल पाएंगे कि सर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दो। लेट से किसी एक चार्ज से x दूरी पे रखा है, कर दीजिए इक्विलिब्रियम मेंटेन, दोनों फिक्स चार्जेस की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ये हमने कल की क्लास में बराबर रखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बनी थी, सॉल्व किया था, दो रूट्स आए थे, एक के बारे में बात पता की थी कि यार वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिजिबल रीजन में ही, बीच वाले रीजन में ही ऐसी संभावना बनती है। और फिर हमने देखा कि यार दूसरा जो आंसर है x इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, वो कंक्लूड हमने कर लिया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ द डे भी दी थी जिसकी अभी चर्चा करनी बाकी है। तो देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या था। प्रॉब्लम ऑफ द डे ये था कि सर फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। पिछली बार केवल और केवल पोजीशन पूछी थी, अब किसी तीसरे चार्ज का नेचर भी पूछा है बात नंबर 1, मैग्नीट्यूड भी पूछा है बात नंबर 2, और पोजीशन भी पूछा है बात नंबर 3। नेचर भी, मैग्नीट्यूड भी, पोजीशन भी, और उस चार्ज को रखना भी इसी लाइन के अलोंग है, यानी लेफ्ट वाले से लेफ्ट में या राइट वाले से राइट में या लेफ्ट और राइट के बीच में, ये भी सोचना पड़ेगा जैसे कल सोचा था। ठीक है, एक एक करके पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर, और फिर ये भी देखना पड़ेगा यार कि ये दोनों एक्सट्रीम चार्जेस फिक्स नहीं है। पिछली बार फिक्स थे, अब की बार फिक्स नहीं है। पिछली बार जिस तीसरे को रखा था केवल उसी को इक्विलिब्रियम में लाना था, उसी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था, लेकिन अब तो इसका लेफ्ट वाले चार्ज का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है और राइट वाले चार्ज का भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार जिक्र क्या था प्रॉब्लम ऑफ द डे में। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले तो खींचनी है भाई लाइन, या इसमें बोलना है कि सर एक तो चार्ज है अपना यहाँ पे Q, पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस Q, एंड दिस इज प्लस 9Q, और दोनों के बीच की दूरी है बॉस D। आपने कहा कि लेफ्ट वाले से लेफ्ट में एक रीजन है, राइट वाले से राइट में एक रीजन है। ठीक है, यानी प्लस Q से लेफ्ट में एक रीजन है, लेट्स नेम इट रीजन नंबर 1, रीजन 1। लेफ्ट और राइट के बीच में एक और रीजन है बेटा, लेट्स कॉल इट रीजन 2, और राइट वाले के राइट में यार एक और रीजन है, लेट्स नेम इट रीजन 3। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। इसमें आपने कहा कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q और वो प्लस 9Q, दोनों ही इसको रिपेल कर रहे हैं। प्लस Q भी रिपेल कर रहा है और प्लस 9Q भी रिपेल कर रहा है। ठीक है, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा होता, अब की बार आपको बताने तो तीनों है, नेचर भी, मैग्नीट्यूड भी और पोजीशन भी। और सवाल है द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। माइंडेड बच्चों, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने से अर्थ होता है सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने से क्या मतलब है, सच दैट द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सच दैट द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। देखिए यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो सिग्निफाई करेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम सिग्निफाइज
the equilibrium of system signifies the equilibrium of, किसका इक्विलिब्रियम सिग्निफाई कर रहा है? सिग्निफाइज द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, ईच पार्ट ऑफ सिस्टम। माइंडेड बच्चों, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने से क्या मतलब है कि सिस्टम का इंटरनली हर एक पार्ट जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, यहां इसका सिग्निफिकेंस ये है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सर जिसको हमने रखा है अभी तो वही इक्विलिब्रियम में नहीं है, बाकी तो छोड़ो। यहां नेगेटिव चार्ज रखा होता तो ये वाला पॉजिटिव भी खींचता और वो वाला 9q भी खींचता। तो ये तो पॉसिबल रीजन नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट अ फिजिबल रीजन, नॉट अ पॉसिबल रीजन। यहां पे रखना। यहां अगर राइट वाले से राइट में रखा होता यार, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये वाला +9q भी इसको रिपेल कर रहा होता और वो वाला +q भी इसको रिपेल कर रहा होता। अगर नेगेटिव रखा होता तो ये वाला +9q भी उसको खींच रहा होता और ये वाला पॉजिटिव +q भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता। फिर से क्या बोलते कि सर दोनों की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो है सेम, और अगर दोनों की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस की डायरेक्शन है सेम, फिर से क्या बोल पाएंगे कि यार इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है सर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फिजिबल रीजन। ऑलराइट, बीच में रखते हैं प्लस चार्ज। यदि बीच में रखा प्लस चार्ज तो आपने कहा इस +q की वजह से लगने वाला फोर्स जो है q की वजह से वो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और 9q की वजह से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो इसके इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस तो हैं। यदि ये नेगेटिव रखा होता तो +9q ने उधर खींचा होता, 9q की डायरेक्शन ये, और q की वजह से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये, q की वजह से लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये। तो अगर पॉजिटिव होगा तो 9q वाला इधर धकेलेगा, q वाला उधर धकेलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो 9q वाला उधर खींचेगा और q वाला इधर खींचेगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी यार अपने को कि कैसे हमें डील करना है। ठीक है ना? सो आई थिंक दैट्स ओके कि ये वाला रीजन जो होगा वो फिजिबल रीजन होगा। यहां पे जवाब निकलने की संभावना है। ठीक है, अब आपने क्या किया? नाउ लेट अस कंसिडर कि ये वाली दूरी कितनी है, यहां से यहां तक x है। कितनी है? x है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? नेचर भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूं कि मैं q0 रख के चल रहा हूं। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बॉस? d माइनस x। टोटल दूरी कितनी है? d। पिछले क्वेश्चन में 5 एंगस्ट्रॉम की न्यूमेरिकल वैल्यू थी, अब की बार क्या है? d टर्म्स में आंसर बता रहे हैं। ठीक, तो आप बोलोगे शेयर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ q0, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0 की ना दो सिचुएशंस पॉसिबल है। ये Q0 जो हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, खुद तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही। तो इसके नेचर के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में अभी कमेंट नहीं कर पा रहे, पोजीशन के बारे में पहले कमेंट कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसा पिछली सवाल में किया था, है ना? इतना तो कर ही सकते हैं सर। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा हाउ टू डू इट, तो किश्तों में एक बड़े सवाल को करने के का सबसे आसान तरीका क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ दीजिए, बन जाएगी यार बात। ठीक है, सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0 व्हाट यू कैन से, आप बोलोगे कि सर जो भी फोर्स Q0 पे लग रहा है 4Q की वजह से, इसका मैग्नीट्यूड विल बी वो फोर्स जो Q0 पे लग रहा है 9Q की वजह से। बात समझ में आई? जो भी फोर्स Q0 पे लग रहा है 4Q की वजह से, और जो भी फोर्स Q0 पे लग रहा है 9Q की वजह से। मैंने ये नोटेशन को ऐसे दिखाया है कि जो भी फोर्स पहले वाले पे लग रहा है दूसरे वाले की वजह से, ये मेरा नोटेशन है, तो हमने इस नोटेशन को ऐसे बोला है। फीलिंग समझ में आ गई क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर चाहे दोनों अट्रैक्टिव हो चाहे दोनों रिपल्सिव हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान रखिए, Q0 और Q के बीच की दूरी है x, और Q0 और इसके बीच की दूरी है d माइनस एक्स। ये क्या है? ये 4 कैपिटल Q है, 4 कैपिटल Q। ठीक है ना? डायग्राम में भी यार 4 कैपिटल, ये Q और कैपिटल Q थे, मैंने छोटे लिख दिए। तुम चाहो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको बदल सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिखेंगे ये पॉजिटिव है तो देखिए Q ने रिपेल किया होगा, ये 9Q ने ऐसे धक्का मारा होगा, Q ने ऐसे धक्का मारा होगा। नेगेटिव अगर ये होता तो 9Q वाला ऐसे खींच लेता और Q वाला ऐसे खींच लेता। एनीवेज वो कैपिटल और स्मॉल वाली बात थी, वो मैंने लिख दी है जस्ट नोटेशन में, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस आ जाते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि यार इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है? K। इट इज मॉड Q0 4Q, मॉड Q0 4Q बाय दोनों के बीच की दूरी x का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू K
रादर ये 4Q कहाँ है, ये तो Q है, Q है, Q है, Q है, Q है। 4Q तो पिछले सवाल में ले लिया था यार, कोई बात नहीं, Q करते हैं इसको, ये Q है, ये Q है। सो आप बोलेंगे कि ये Q है एंड दैट विल बी इक्वल टू K मॉड Q नॉट एंड इट इज 9Q बाय दोनों के बीच की दूरी D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं, नजर मार लीजिए, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे ही चल रहे हैं। वो Q और 9Q दिया था, पिछले सवाल में था 4Q और 9Q, तो इस बार क्या है, Q और 9Q है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक Q है और दूसरा 9Q है। वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है कैसे करना है। मॉड Q नॉट से मॉड Q नॉट कट गया और इस K से ये वाला K भी कैंसिल आउट हो गया और Q से ये वाला Q भी हट गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे D माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर गया और ये एक्स स्क्वायर इधर गया। D माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर है और उधर है 9 और इधर है 1, उधर है 9 और इधर है 1। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, D माइनस एक्स बाय एक्स जो है वो प्लस माइनस 3 के बराबर है। D माइनस एक्स बाय एक्स जो है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस 3 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, D माइनस एक्स जो है वो प्लस माइनस 3x है। तो देखिए क्या कह सकते हैं आप बोल सकते हैं D माइनस एक्स जो है वो 3x के बराबर है, यानी 4x इक्वल टू D है, यानी x इक्वल टू D बाई 4 है। x इक्वल टू D बाई 4 कहाँ से, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। तो x इक्वल टू D बाई 4 आया है, x इक्वल टू D बाई 4 आया है, किससे आया है, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज आया है एंड दैट्स योर रिजल्ट, दैट्स योर रिजल्ट, यही सही जवाब है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी कर सकते थे कि सर, आप ऐसा भी कह सकते थे कि अगर हम नेगेटिव वाले पार्ट को लेकर चलते, भाई प्लस माइनस 3 है ना, 9 का रूट तो प्लस माइनस 3 होता है, जब नेगेटिव वाले पार्ट को लेकर चलते तो हम बोलते D माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3x, यानी माइनस 2x इक्वल टू D, यानी x इक्वल टू माइनस D बाई 2। माइनस का मतलब है कि आप मान के चल रहे थे कि आपने आगे लिया है, माइनस का मतलब सिग्निफाई क्या करेगा, पीछे लिया है। तो पीछे लिया है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो रीजन 1 में चला जाएगा जहां वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे भाई, नॉट पॉसिबल। क्लियर है क्या मामला। तो आपका जवाब क्या निकल कर आ जाएगा, x इक्वल टू D बाई 4 फ्रॉम क्यू चार्ज। देख सकते हैं आप, x इक्वल टू D बाई 4 कहां से, क्यू चार्ज से। क्लियर है ना, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इज द पोजीशन। क्या क्या बताना था भाई, नेचर भी बताना था सर, मैग्नीट्यूड भी बताना था और पोजीशन भी बताना था, जिसमें से बता क्या चुके हैं अभी तक, पोजीशन बता चुके हैं, पोजीशन बता चुके हैं। लेकिन नेचर और मैग्नीट्यूड नहीं बता पाए, इसीलिए नहीं बता पाए क्योंकि अगर क्यू नॉट के इक्विलिब्रियम के बारे में बात की तो क्यू नॉट कट गया। क्यू नॉट के इक्विलिब्रियम के बारे में बात की तो देखिए क्यू नॉट कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो जिसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं वो तो कट जाता है सर, तो इसीलिए उसके मैग्नीट्यूड और नेचर के बारे में उसी के इक्विलिब्रियम के हिसाब से कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट करेंगे वो तो एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी कैन नॉट कमेंट ओवर इट, राइट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह थी कि अब की बार एग्जामिनर ने हमसे यह नहीं कहा कि जिस तीसरे चार्ज को रख रहे हो केवल वो इक्विलिब्रियम में है। हमसे एग्जामिनर ने यह नहीं कहा कि पहले जो दो रखे हुए चार्जेस थे वो फिक्स थे। हमसे एग्जामिनर ने यह कहा कि जब आप तीसरे चार्ज को रखोगे तो सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, यानी वो चार्ज जिसको रखा है वो तो इक्विलिब्रियम में होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो बाकी दोनों चार्जेस थे वो भी इक्विलिब्रियम में आएंगे, जो कि पहले 9Q और Q एक दूसरे को रिपेल करते, मगर तीसरा ऐसा चार्ज कौन सा रखूं बीच में कि उनके रिपल्शन को भी बैलेंस मिल जाए, यानी आकर्षण मिल जाए, यानी बीच वाला नेगेटिव होना चाहिए। इस बात को ढंग से कमेंट करने के लिए आप जिसको रख रहे हो उसके इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट मत करो, उसके अलावा किसी तीसरे के इक्विलिब्रियम के बारे में कमेंट कर लीजिए। तो द सेम वे यू कैन से नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑफ द एक्सट्रीम चार्जेस, मान लीजिए मैं लिखता हूं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, इसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं यार, तो क्या बोल पाएंगे, हम बोलेंगे कि सर ऐसा है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस 9Q चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो D है,
और यहां से d/4 पे देयर इज अ क्यू नॉट चार्ज केप्ट, और आप देखना चाहते हो कि यार क्यू के इक्विलिब्रियम के बारे में बात है, तो ये +9q जो है यहां पे पेन रखोगे, वो जो +9q है पॉजिटिव है, वो मेरे वाले q को रिपेल करेगा, वो मेरे वाले q को रिपेल करेगा, तो इधर लिख सकता हूं मैं FQ पे, किसकी वजह से, 9q की वजह से। q पे लगने वाला फोर्स 9q की वजह से ये वाला वेक्टर हो जाएगा, q पे लगने वाला फोर्स 9q की वजह से ये वाला वेक्टर हो जाएगा। और हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि ये जो Q0 है ये इस पे उल्टा फोर्स लगाएगा तभी तो बात बनेगी, उल्टा फोर्स लगाएगा तभी बात बनेगी। और उल्टा फोर्स कब लगाएगा, जब ये पॉजिटिव है, पेन मैंने यहां रखा है, उस चार्ज को कैसा होना चाहिए कि वो इसे पकड़ के अपनी ओर अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, तो उसे कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी नेगेटिव। कैसा होना चाहिए भाई, दैट मस्ट बी नेगेटिव, उसे नेगेटिव ही होना चाहिए। बात समझ में आई, उसे नेगेटिव ही होना चाहिए, तो खींच लेगा, तो खींच लेगा। तो क्या कहेंगे हम बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ +q चार्ज वी विल से जो भी फोर्स, देखो हमने पोजीशन बता दी, हमने नेचर भी बता दिया, मस्ट बी नेगेटिव, बचा क्या, मैग्नीट्यूड बताना, राइट। तो आप बोलोगे जो भी फोर्स q पे लग रहा है 9q की वजह से, इसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू जो भी फोर्स q पे लग रहा है Q0 की वजह से, इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर होने चाहिए। आप बोलोगे q और 9q के बीच का फोर्स क्या है, k इंटू क्यू इंटू 9q, बाय दोनों के बीच की दूरी d का स्क्वायर, और इनका क्या है k इंटू क्यू इंटू मॉड Q0, बाय दोनों के बीच की दूरी d/4 जो आपने पोजीशन निकाली है, d/4 जो अभी अपने पिछले पार्ट में, पिछली स्लाइड में पोजीशन निकाली है, उसका स्क्वायर। मुझे बताओ बात समझ में आ गई, थम जाओ थोड़ा सा, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को करो पॉज, दिमाग लगाओ, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे, फिलहाल कीजिए इसको। तो मुझे लगता है कि एक बार आप थॉट दे चुके हो कि एग्जैक्टली अपने को करना क्या है। तो इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखिए आप क्या क्या बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं के क्यू से के क्यू कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, मॉड Q0 की वैल्यू देखिए जरा, मॉड Q0 की वैल्यू निकल कर आ गई 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, तो इधर जाके आ जाएगा 9q/16, इधर जाके आ जाएगा 9q/16। देयरफॉर Q0 इक्वल टू -9q/16, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अट्रैक्ट करने के लिए इसको मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए। और अट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो तो रिपेल कर रहा है, कोई और अट्रैक्ट करेगा तभी इक्विलिब्रियम में होने की संभावना आती है, ठीक है। सो Q0 इक्वल टू -9q/16 is placed at a distance of d/4 from +q charge, d/4 from +q charge, and this is how your system will come in the equilibrium state। एक -9q/16 के बराबर जो आप चार्ज रखेंगे, जो मैथमेटिकली निकल कर आ रहा है, कैलकुलेशन आप क्रॉस चेक मार सकते हो, इतना चार्ज नेगेटिव आएगा, और d/4 यहां से d/4 या वहां से 3d/4, यहां से d/4 या वहां से 3d/4, हमें क्या पता चार ऑप्शन में से क्या एग्जैक्टली हमसे पूछा जाएगा। तो यहां से d/4 और वहां से 3d/4 के डिस्टेंस पे अगर इतना चार्ज रखोगे, मैग्नीट्यूड ये रहेगा, नेचर ये रहेगा, पोजीशन ये रहेगी, डेफिनेटली द सिस्टम इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है? थक तो जाते हैं इस क्वेश्चन को समझते हुए, लेकिन लॉजिक बड़ा प्यारा सा है कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में हो, तो सबसे पहले मैं जिस चार्ज को रख रहा हूं उसका इक्विलिब्रियम जज किया, फिर उसके अलावा बचे कुचे किसी और चार्ज का इक्विलिब्रियम जज कर लिया, काम हो गया यार। क्लियर है मामला? इजी। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, यही बोलते हैं हमेशा। तो हमें भी क्या करना है, निरंतर प्रैक्टिस करते रहनी है, कॉन्स्टेंटली यार। हमेशा मैं कहता हूं कि कंसिस्टेंसी इज द की, लगातार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितना अच्छा कर रहे हो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हो, कितनी लगन के साथ कर रहे हो, और कितने ज्यादा एफर्ट डाल के और टाइम दे के आप उस काम को कर रहे हैं। वो कहते हैं ना यार कि हम वही काम नहीं कर सकते जो हम करना नहीं चाहते,
है ना। हम चाहते हैं कि हमको रॉक करना है, हम चाहते हैं हमको जेई फोड़ना है, नीट क्रैक करना है, बाकी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बढ़िया तरीके से काम करना है, फिजिक्स से दोस्ती करनी है, तो कुछ 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 एफर्ट डालते रहिए। मैं आपके साथ था, साथ हूं और साथ आगे रहूंगा। आपको सिखाता चलूंगा कि कैसे करनी है सब्जेक्ट से दोस्ती, कैसे करने होते हैं डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक, और कैसे अपनी लाइफ का डिजाइन अपने हाथों में ही रखना होता है। ठीक है, सो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते चलो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में टिपिकल प्रॉब्लम जरूर आएंगी, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की आएंगी, इरोडोव की आएगी, क्रोटोव की आएगी, आईआईटी जेईई एडवांस की आएगी, मेंस की आएगी, नीट के कुछ फ्लेवर वाले सवाल मैं डालूंगा, कुछ हो सकता है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, मगर आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मॉडल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेस्ट, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आगे है तो उसको फोड़ना है, उसको क्रैक करना है, उसमें दिमाग लगाना है। मल्टीपल वेज भी एक ही सवाल को करने के मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। क्लियर है मामला? राइट, चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। ये भी अगला सवाल है, काफी प्यारा है, और ये क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पे कमेंट करता है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम से क्या मतलब है? सिस्टम के इक्विलिब्रियम से मतलब है कि सिस्टम का हर एक पार्ट खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में हो, है ना। सो determine the nature and magnitude of a fifth charge. Determine the nature and magnitude of fifth charge which is to be placed at the center of the square such that the system remains in equilibrium. सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। सेंटर जो है वो चारों से बराबर की दूरी पर है। तो आपके मन में ख्याल आता है कि सर कोई भी चार्ज रख दो यहां पे, यदि वो पॉजिटिव होगा तो चारों चार्जेस उसे बराबर के फोर्स से धक्का मार रहे होंगे, और यदि ये नेगेटिव होगा तो चारों चार्जेस इसे पकड़ के बराबर के फोर्स से खींच रहे होंगे। तो सर आप चाहे सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखो या सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखो, 1 कूलम रखो या 1000 कूलम रखो, चारों दिशाओं में जो फोर्सेस लगेंगे वो बराबर के लगेंगे। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज विच इज टू बी केप्ट एट पॉइंट सी, द चार्ज इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, द चार्ज इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। मगर आपसे उस चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा गया है सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में। तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे सबसे पहले एक लॉजिक सुनो। सबसे पहले आप कहोगे irrespective of such that the system remains in equilibrium, right? Irrespective of magnitude and nature, irrespective of magnitude and nature of the charge which is to be placed, the charge placed at center, charge placed at center C, it will always be in equilibrium. It will always be in equilibrium. वो तो पक्का ही इक्विलिब्रियम में होगा, वो तो पक्का ही इक्विलिब्रियम में होगा, बट सिस्टम विल नॉट बी। जरूरी नहीं है सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब सिस्टम का हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अब सोचो यदि आप इस कॉर्नर वाले चार्ज को देख रहे हो, तो वो वाले चार्ज ने इसको धकेला, ये वाले चार्ज ने इसको धकेला, ये वाले चार्ज ने इसको धकेला, पुश किया। यहां सेंटर पे भी एक पॉजिटिव चार्ज ही रख दूंगा तो वो भी पुश कर लेगा। यार ये दूर भागना चाहता था, इसको भगा ही देगा, वो भी भगा ही देगा, उसको भी भगा ही देगा और इसको भी भगा ही देगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। लेकिन इन तीनों ने मिलके नेट इफेक्टिव रिपल्शन दिया, और यदि यहां पे नेगेटिव रख दूं, यदि यहां पे नेगेटिव रख दूं तो वो इसको भी बांधे रखने की संभावना रखता है, उसको भी बांधे रखने की प्रोबेबिलिटी है, इसको भी बाउंड करने की प्रोबेबिलिटी है, और इसको भी बाउंड करने की उसकी टेंडेंसी तो है ही। ऑलराइट, तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां जो मर्जी जैसा मर्जी चार्ज रख दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि एक बात तो तय हो गई, वो चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में रहेगा, मगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसे सिस्टम को बांधना है। पॉजिटिव 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 रिपल्शन बहुत ज्यादा है, बांधने के लिए क्या चाहिए? आकर्षण। और पॉजिटिव चार्ज का आकर्षण किसके साथ होगा? नेगेटिव चार्ज के साथ होगा सर। ठीक है, तो यहां पे कैसा चार्ज रखना चाहिए अपने को? नेगेटिव रखना चाहिए। क्लियर है मामला? तो ये सॉर्ट हो गया। देखिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। तो एक बात तो तय हो गई कि सर जो मर्जी चार्ज तो नहीं रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट
let's talk about the equilibrium. Let's talk about the equilibrium of any extreme charge. Equilibrium of any corner charge. Any corner charge. किसी एक corner charge को पकड़ते हैं सर, क्योंकि बीच वाले पे अगर लिखने की कोशिश करोगे, बीच वाले पे अगर लिखने की कोशिश करोगे तो बराबर के फोर्सेस नजर आएंगे, बराबर के फोर्सेस नजर आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, किसी एक्सट्रीम चार्ज को पकड़िए और उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर दीजिए। जैसे पिछले सवाल में भी क्या हुआ था कि किसी एक्सट्रीम चार्ज को पकड़ा था, प्लस क्यू को पकड़ा था और उसके इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर ली थी, सारी कहानी आंखों के सामने आ गई थी, है ना। तो ऐसा ही अब भी करना चाहते हैं, तो फिर से बना लेते हैं यार ये स्क्वायर वाला डायग्राम, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे और काम बन जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। और हम ऐसा बोलेंगे कि राइट, तो अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या है, मान लो मैं इस प्लस क्यू के बारे में ध्यान दूंगा। यहां जो प्लस क्यू है इस पे मेरा ध्यान है, इस पे मेरा ध्यान है, और यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है। और एक बात तो तय है, यहां पर सी पे आपने क्यू नॉट रखा है, और ये क्यू नॉट कैसा होना चाहिए यार, ये बांधे रखने के लिए मस्ट बी नेगेटिव होना चाहिए। दिस मस्ट बी नेगेटिव, तभी बांध पाएगा सिस्टम को, तभी बाउंड कर पाएगा, अदरवाइज तो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, आप बोलोगे इस प्लस क्यू की वजह से पेन उठा के आपने यहां रखा तो आपको रिपल्शन मिली, और कितनी मिली, आपने कहा कि स्क्वायर की साइड लेंथ एल है, एल दे रखी है, देखो स्क्वायर की साइड लेंथ एल है। तो आप बोलेंगे कि बराबर की कितना फोर्स लगेगा, बराबर के चार्जेस हैं, सो के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, एल स्क्वायर, एल और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, सो इट इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और क्या बोल पाएंगे, ये वाले चार्ज को देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पेन मैं यहां रखूंगा, रिपल्शन मिलेगी कितनी, के क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच की दूरी एल और उसका कर देंगे स्क्वायर। और क्या बोल सकते हैं जी, हम बोल सकते हैं कि ये देखिए प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू जो है, ये प्लस क्यू यहाँ पे इसको रिपेल करेगा लाइक दिस, कितने से, आप बोलेंगे के क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो भाई स्क्वायर का डायगोनल लेंथ कितना होता है, रूट टू एल, स्क्वायर का डायगोनल लेंथ कितना होता है, रूट टू एल, और उसका स्क्वायर करोगे तो टू एल स्क्वायर आएगा, रूट टू एल का जो स्क्वायर करेंगे वो टू एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और आपने कहा ये क्यू नॉट चार्ज की वजह से दिस मस्ट बी नेगेटिव, आप फोर्स इधर लगाएंगे एंड इट विल बी के, वो वाला चार्ज Q, हमारा वाला चार्ज मॉड Q नॉट बाय दोनों के बीच की दूरी L बाय रूट टू और इसका स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी L बाय रूट टू और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, फॉर लेट्स टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी कॉर्नर चार्ज, किसी भी कॉर्नर चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यहाँ ये जो प्लस क्यू चार्ज था, इस पे लगने वाला एक फोर्स हमारे पास इस पे लगने वाला एक फोर्स हमारे पास देखो ये रहा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इस पे लगने वाला एक फोर्स हमारे पास ये रहा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इस पे लगने वाला एक फोर्स हमारे पास ये रहा, के क्यू स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर। लेकिन एक बात और बाकी है यार, आप ये कहोगे कि ये जो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ये वाला है और के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ये वाला है, तो ये बराबर के दोनों वेक्टर्स फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बराबर के मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीचों बीच लाई करेगा, यानी 45 डिग्री पे, और क्या हो जाएगा, रूट टू टाइम्स हो जाएगा, सो यू विल गेट रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यानी आप कहोगे कि सर इन दोनों को भूल जाइए, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इस वाले को और इस वाले को भूल जाइए, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच कितना हो जाएगा बेटा, रूट टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। दिक्कत हो रही हो तो मेरी वेक्टर सीरीज को रिवाइज जरूर करना यार, मजा आएगा तुमको, काफी फंडामेंटल्स जो है वो मजबूत हो जाएंगे, मैंने उसमें रिजल्टेंट टिप्स भी दिए हुए हैं। और देखिए जो बीच में क्यू नॉट चार्ज पड़ा है नेगेटिव, उसकी वजह से इधर था, कितना था, के क्यू क्यू नॉट बाय एल बाय रूट टू का स्क्वायर, यानी कि आप बोलोगे कि सर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रूट टू का स्क्वायर 2 न्यूमरेटर बन जाएगा, एंड यू विल गेट 2 के क्यू मॉड क्यू नॉट बाय एल स्क्वायर।
2kq mod q naught by L square. So what you can say is here you will say कि सर इसके इक्विलिब्रियम के लिए ना, अब ये देखो ये दोनों तो बचे ही नहीं, ये दोनों बचे ही नहीं, तो एक ये वाला नेट फोर्स जो है और ये वाला नेट फोर्स जो है दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि आप बोलेंगे 2kq mod q naught by L square will be equal to, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो देखो kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर कॉमन आ सकता है, kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और एक टर्म में बचेगा यहाँ पे √2 प्लस दूसरी में बचेगा देखिए 1/2, इस वाली टर्म में बचेगा √2 kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर कॉमन लेके, और इस वाली टर्म में बचेगा 1/2 होगा। अब क्या क्या उड़ा सकते हो भाई, आप बोल सकते हो देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, kq से kq कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब यहाँ से मॉड q नॉट जो है ना, मॉड q नॉट ये निकल कर आ गया q/2। देखो भाई मॉड q नॉट, ये q जो सिंगल बचा q, एक पावर कटी थी सिंगल बचा q, और ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा, इट इज q/2 एंड इट इज ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2, ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2। या फिर आगे और समझने का प्रयास करो तो देखो क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहां से मॉड q नॉट कितना निकल कर आ गया यार, मॉड q नॉट निकल कर आ गया q/2, एक 2 और कॉमन ले लो यहां से, तो ये आ गया q/4 एंड इट इज 2√2। एलसीएम लेने के बाद ही तो कॉमन ले सकते हैं ना यार, तो एलसीएम क्या होगा, इट विल बी 2 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 प्लस 1, और क्योंकि हमें पता है कि ये मॉड q नॉट की वैल्यू है मगर q नॉट नेगेटिव होना चाहिए, यानी q नॉट विल बी इक्वल टू माइनस q/4 एंड इट इज 1 प्लस 2√2 और 2√2 प्लस 1, माइनस q/4 एंड इट इज 2√2 प्लस 1। ये निकल कर आ गया हमारा जवाब, ये निकल कर आ गया हमारा जवाब। बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो q नॉट की वैल्यू ये निकल कर आ गई है माइनस q/4 2√2 प्लस 1। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू यू, क्लियर होगा मामला। अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर से हमने बात किसकी की, हमने बात की सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की। दिल तो कह रहा था जो मर्जी मैग्नीट्यूड, जो मर्जी नेचर रख दो सर, वो इक्विलिब्रियम में होगा। दिल बिल्कुल सही था, लेकिन दिल बात कर रहा था किसकी, दिल बात कर रहा था रखे गए चार्ज की। दिमाग किसमें लगाना है, सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। तो इसका मतलब कोई भी जो रखा है वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और बचा हुआ सिस्टम का कोई भी पार्ट जो है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही हमने देखा, समझा, इक्विलिब्रियम की परिभाषा को समझा और इंप्लीमेंट करके जवाब फटाक से निकाल लिया। ठीक वैसे ही कि किसी एक्सट्रीम चार्ज को, किसी कॉर्नर चार्ज को पकड़िए, लगा दीजिए उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन, बात बन गई। क्लियर है मामला, है ना। चलो एक और अच्छे सवाल की तरफ लेके चलता हूं तुमको। राइट, द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। सवाल ये कह रहा है अ चार्ज q इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। एक q चार्ज को कुछ ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ा है सच दैट उन दोनों टुकड़ों के बीच में लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑब्वियसली रिपल्शन होगा। एक पॉजिटिव चार्ज को 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, दोनों पे पॉजिटिव ही है, रिपल्शन। एक नेगेटिव चार्ज को 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, दोनों पे नेगेटिव ही है, रिपल्शन। वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो भी फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। गौर कीजिएगा बच्चों, इनके बीच की दूरी नहीं बताई गई, यानी किसी भी दूरी पर रख दो, किसी भी दूरी पे रख दो, उस दूरी के स्पेसिफिक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज को किस हिसाब से 2 टुकड़ों में काटोगे, 2 टुकड़ों में तोड़ोगे कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्टली इज डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द 2 पार्ट्स, कि इन 2 टुकड़ों पे, इन 2 हिस्सों पे जो चार्ज आया है टूटने के बाद उनका रेशियो क्या है। यही तो हमसे सवाल पूछा गया है ना। क्लियर है मामला। ऑलराइट, तो हम क्या कह सकते हैं, मैं बताऊं आपको, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें सुनी सुनी सी लगती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, हमारे पास एक क्यू चार्ज है, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसको हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा और इन 2 टुकड़ों को थोड़ा सा दूर रख दिया। ठीक है, लाइक पॉइंट चार्जेस ट्रीट करने के लिए काफी दूर रखा इनफैक्ट। तो एक पे चार्ज है Q और दूसरे पे चार्ज है Q माइनस Q। एक पे चार्ज है Q और दूसरे पे चार्ज है Q माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो D है, लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू क्यों बोल रहा हूं मैं, सो एज टू ट्रीट दीज चार्जेस
एज पॉइंट चार्जेस। अभी तक हमें यही पता है कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगली मुलाकात यानी अगला लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर 4, उसमें हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ कि सर अगर हम बॉडी के बारे में बात करें जो पॉइंट चार्जेस नहीं है तो उस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का वन शॉट वीडियो आपको दिया जाएगा वो आपको ज़रूर देखना है। वो देखने के बाद आपकी ना सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस पर्टिकुलर लेक्चर की बल्कि आगे की पूरी फिजिक्स और पीछे की जो कर चुके हो उसकी भी सारी समस्या सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। सो दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन विल बी हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू एंड यू विल से हियर जो भी इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, अभी तो मुझे पता ही है कि रिपल्सिव होना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू के, वो वाला चार्ज क्यू लिख देते हैं इसे, मॉड क्यू, अज्यूम इट टू बी पॉजिटिव, अज्यूम कर रहे हैं सबको पॉजिटिव, इनटू क्यू माइनस क्यू बाय दोनों के बीच की दूरी d का स्क्वायर, बाय दोनों के बीच की दूरी d का स्क्वायर, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज k बाय d स्क्वायर एंड इट इज क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड, या जिसे आप Fe से भी डिनोट कर सकते हैं, टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम, याद है मैक्सिमा मिनिमा? अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है तो y के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx को जीरो करते हैं। अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ q है तो फोर्स के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dfe बाई dq को जीरो करेंगे। क्या करेंगे? dfe बाई dq को जीरो करेंगे। सिंपल सी बात है सर। सो आप बोलोगे dfe by dq का मतलब है d by dq of electrostatic force, d by dq of electrostatic force that must be equal to 0. What is electrostatic force? That is k by d square and it is qq minus q square, qq minus q square, capital Q small q minus small q का square। अब आप क्या कर सकते हैं, k by d square बाहर आ जाएगा यार, k by d square बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन वाला d by dq है and it is qq minus q square that must be equal to 0। ये k by d square उधर जाके मल्टीप्लाई भी अगर होगा, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा था तो चुपचाप बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों से ही आता है, कोफिशिएंट तो बाहर, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 को डिवाइड करेगा, 0 ही रहेगा। तो आप बोलेंगे d by dq ऑफ qq minus q square that must be equal to 0, 0 into anything is 0। It is d by dq of qq minus d by dq of differentiation and integration both are separable over addition and subtraction। जहां जहां प्लस माइनस साइन दिखता है वहां वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को तोड़ते चलते हैं। तोड़ दिया जी। इसके बाद क्या मिला, ये q चुपचाप खड़ा रहेगा और q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस q स्क्वायर का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में 2q होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी 2q विल बी इक्वल टू कैपिटल Q, यानी स्मॉल q विल बी इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2, small q will be equal to capital Q by 2। कंक्लूजन आपने कहा कि जो दो टुकड़े लिए गए उनका रेशो क्या है, उनके मैग्नीट्यूड का रेशो क्या है, तो वो है q by q minus q, q by q minus q, this q is nothing but q by 2, q is nothing but q by 2 and here you will get q minus q by 2। बात समझ में आ रही है? करना क्या है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर सवाल ये था कि उनको किस किस हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस का मैग्नीट्यूड तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सच दैट उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम आए। तो आप बोलते हैं कि देखिए उनके ऊपर बराबर का चार्ज आना चाहिए, इट इज q by 2 बाय q by 2, q by 2 बाय q by 2 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1। कितना निकल कर आ रहा है भाई? 1 निकल कर आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो एक बड़े चार्ज को दो छोटे हिस्सों में ऐसे तोड़ा जाए सच दैट उनके ऊपर बराबर का चार्ज, आधा और आधा चार्ज दिया जाए, तो वो किसी भी दूरी पे रखे होंगे तो वो उस दूरी के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन उनके बीच में पिक्चर में निकल कर आएगा। क्लियर है मामला? ठीक है। तो देखिए कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम हमें बाद में करनी है, लेकिन यहां भी कैलकुलस का इस्तेमाल हो गया है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल हुआ है, दैट टू उसमें भी कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमारा, मैक्सिमा और मिनिमा वाला। क्लियर है मामला? ठीक है। देख लो एक बार छोटा सा सवाल, उसका सिंपल सा जवाब। एक और मजेदार प्रॉब्लम उठाते हैं, देखिए सवालों का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, दैट इज डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन
ओरिजिन पे रखा गया जो चार्ज है, ओरिजिन पे रखा गया जो चार्ज है उस पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, ईच कॉर्नर कंटेन्स अ चार्ज क्यू, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इस क्यूब के बारे में अगर हम बात करें, इस क्यूब के बारे में बात करें तो इस क्यूब का साइड है एल, और इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज पड़ा है, जिसमें से इस क्यूब का एक कॉर्नर जो है वो ओरिजिन पे भी है, इस क्यूब का एक कॉर्नर जो है बेटा वो ओरिजिन पर भी है। ठीक है, तो ओरिजिन पे रखे गए चार्ज की वजह से, ओरिजिन पे रखे गए चार्ज की वजह से हमें सॉरी, ओरिजिन पे रखे गए चार्ज पे हमें बाकी सातों चार्जेस की वजह से, भाई क्यूब के कॉर्नर होते हैं 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर होते हैं, आठों में से किसी एक पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो बाकी बचे हुए 7 कॉर्नर्स पे रखे गए चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे, बात समझ में आ जाएगी। वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम, फोर्सेस जोड़ रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सम भी कैसा होना चाहिए, वेक्टर सम होना चाहिए, है ना। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, और समझ में अगर आ गई ऐसा है तो आप क्या कह सकते हैं, मैं कर लेता हूं यार इसकी कार्बन कॉपी, और मैं इसके साथ कुछ उठापटक करने की कोशिश करता हूं। ना 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 ना, राइट। मैंने क्या किया, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और इसको रेफरेंस फिगर मानते हुए आगे चलेंगे, राइट। और देखो क्या कर रहे हैं हम। सवाल हमारे पास ये था, डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फिगर को थोड़ा सा साइड किया है, और जेड एक्सिस दिख नहीं रहा, आप देख सकते हैं जेड एक्सिस मेरा ये है, और व्हाट आई विल डू इज मैं पॉइंट्स की ना नेमिंग कर देता हूं। देखिए मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 चार्जेस हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पे ए की वजह से फोर्स, प्लस ओ वाले चार्ज पे बी की वजह से फोर्स, प्लस ओ वाले चार्ज पे सी की वजह से फोर्स, प्लस ओ वाले चार्ज पे डी की वजह से फोर्स, प्लस ओ वाले चार्ज पे ई की वजह से फोर्स, प्लस ओ वाले चार्ज पे एफ की वजह से फोर्स, प्लस ओ वाले चार्ज पे जी की वजह से फोर्स। ऐसे निकल कर आएगा भाई, 7 टर्म्स आएंगी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 अलग अलग चार्जेस की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स, वेक्टर फॉर्म इंडिविजुअल फोर्स वेक्टर का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही आपसे पूछा गया है, वही आपका जवाब होगा। मेरी इंस्ट्रक्शंस आपको ये है कि इस सवाल को समझिएगा जरूर, अगर कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड सा फील हो तो करना क्या है अपने को एग्जैक्टली अपने को जो वेक्टर सीरीज दी गई है, उस वेक्टर सीरीज आपको बहुत ही जल्द चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे तो अभी भी मिल सकती है, नहीं तो बहुत ही जल्द 1-2 दिन में वो चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस वेक्टर सीरीज को गो थ्रू कर लेंगे, सीखना तो है ही, तो वेक्टर सीरीज को गो थ्रू कर लेंगे, मजा आ जाएगा। ये सारे सवाल यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अभी पढ़ा रहा हूं, हो सकता है अगर पहले वेक्टर्स मजबूत ना रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन साथ में यार समझने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा, समझ में आएगी बात। बट मेरा सजेशन ये है, मेरी इंस्ट्रक्शन ये है आप लोगों की, आप वेक्टर सीरीज जब होगी मिलेगी आपको तो उसको भी आप प्रॉपर्ली देखिएगा। इस तरीके की सारी चीज़ें जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है तो एक भारी फ्रैक्शन में बच्चे जो हैं उसको छोड़ कर आते हैं, लेकिन अगर तुम लोग कर लोगे तो डेफिनेटली तुम एक जो स्टेज है उसको क्रॉस कर जाओगे सिलेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉजिटिविटी आ जाएगी सिलेक्शन के इस प्रोसीजर में, ठीक है ना। वापस आते हैं, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि पहले मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन पे
ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पे ना 3 चार्जेस की वजह से फोर्स निकालता हूं, ये जो एजेस पे हैं, ए पे, सी पे और ई पे। तो ए वाले चार्ज की वजह से, सी वाले चार्ज की वजह से और ई वाले चार्ज की वजह से निकालता हूं फोर्स। ये फोर्स कितना होगा? आप बोलेंगे कि सर यहां पर ओरिजिन पे ना अपना पेन रखिए, देखिए सभी कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्ज था, सभी कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज था। तो जब आपने ओरिजिन पे अपना पेन रखा है तो आपने देखा कि ए वाला चार्ज मेरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, यानी नीचे धकेलेगा। मेरा पेन किधर फील करेगा रिपल्शन? नीचे। नीचे, नीचे माने ऊपर वाला अगर जे कैप है वाई एक्सेस में तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आप बोलेंगे के मेरा वाला चार्ज क्यू, तुम्हारा वाला चार्ज क्यू, बीच की दूरी एल, सो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, मगर किधर? माइनस जे कैप में, माइनस जे कैप में। ठीक है, फिर जरा सी वाले की वजह से देखिए, पेन रख लीजिए ओ पॉइंट पे, पेन रख लीजिए ओ पॉइंट पे और देखिए सी वाला चार्ज पॉजिटिव है, ओ वाला चार्ज, मेरा वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन मेरे वाले चार्ज को रिपल्शन किधर फील होगी? पीछे की तरफ। मेरे वाले चार्ज को रिपल्शन किधर फील होगी? पीछे की तरफ। पीछे माने आगे वाला अगर आई कैप है तो पीछे वाला क्या हो गया? माइनस आई कैप। सो इट मस्ट बी के मेरा वाला चार्ज क्यू, उसका वाला चार्ज क्यू। सो प्रोडक्ट कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाय दोनों के बीच की दूरी, ओ से सी के बीच की दूरी कितनी है भाई? एज लेंथ है, एल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज पीछे की ओर, पीछे की ओर यानी माइनस आई कैप। इजी है, ट्राई मार सकते हो ना सातों वेक्टर्स को लिखने की। साथ में कर लेते हैं इस बार। ओ पे फिर पेन रखा और देखा कि यार ई वाले ने ओ वाले दोनों ने एक दूसरे को धकेला होगा, लेकिन मेरा पेन जो है वो अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अंदर बोले तो माइनस के कैप। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एल। तो आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी माइनस के कैप। दोनों के बीच की दूरी एल, उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस के कैप। फिर और क्या बोलेंगे भाई? फिर बोलेंगे कि सर ये बी वाला चार्ज फेस डायगोनल पे है √2l पे, ये डी वाला चार्ज फेस डायगोनल पे है, देखिए √2l पे, और ये एफ वाला चार्ज ओ से फेस डायगोनल लेंथ पे है √2l पे। ये फेस डायगोनल पे है, ये फेस डायगोनल पे है, ये भी फेस डायगोनल पे है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि बी की वजह से, डी की वजह से और एफ की वजह से, बी की वजह से, डी की वजह से और एफ की वजह से एक ही आएगा, मैग्नीट्यूड एक जैसा आएगा, फेस डायगोनल पे है, √2l की दूरी पे है। तो आप बोलोगे कि कितना आएगा? तो जब आपने बी वाले की वजह से बात की तो देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि सर ओरिजिन पे पेन रखिए, ओरिजिन पे पेन रखिए ओ पे, और देखिए यदि आपको ओ से बी तक जाना होता, ओ से बी तक जाना होता तो आप आई कैप और जे कैप, आप आई कैप और जे कैप के बीचों बीच जा रहे होते। अगर आपको ओ से बी तक जाना होता, बी की ओर, तो आप आई कैप और जे कैप दोनों के बीचों बीच जा रहे होते, यानी डायरेक्शन होती आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। डायरेक्शन क्या होती? आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो आई कैप प्लस जे कैप बीचों बीच, और उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो √2। आई कैप प्लस जे कैप जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेक मारो लिख के, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड √2 होगा। तो यदि केवल दिशा के बारे में बात करनी है तो यूनिट वेक्टर चाहिए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? बीचों बीच वाला वेक्टर अगर उसकी तरफ जा रहा होता तो होता प्लस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 डायरेक्शन। लेकिन बी वाले ने ओ वाले को खींचा नहीं होगा, धकेला होगा, तो पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव जे कैप की जगह माइनस आई कैप माइनस जे कैप होगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय √2 यूनिट वेक्टर। तो आप बोलेंगे बी वाले की वजह से जो फोर्स लगा वो फोर्स कितना लगा? वो फोर्स लगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड में √2l, इसका स्क्वायर। दूरी कितनी है? फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √2l। सो के क्यू स्क्वायर बाय √2l स्क्वायर, ये रहा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए क्या कहेंगे? सर आई कैप और जे कैप होता, अगर अट्रैक्ट होता, अगर रिपेल हो रहा है तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप है, मगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहता हूं तो इसे इसके वेक्टर इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा? √(-1) का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √(1 + 1) यानी कि √2। तभी मैं आपको क्या बोल रहा था कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? अलग से माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय √2, माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। तो आप बोलेंगे ये टर्म अपने आप में क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। ये टर्म अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है। इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन ओनली, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन ओनली। डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है यूनिट वेक्टर, है ना? सिखाया हुआ है ना मैंने भी पहले। पहली बार अगर आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो उस लेक्चर में
तो कुछ कुछ चीज़ें सीखते चलिए, बाकी आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट। सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। सो ये तो हो गई बात। अब देखो क्या होगा, डी वाले की वजह से आप क्या बोल सकते हो, डी वाले की वजह से अगर आप ओ से डी तक आते, तो आप आई कैप और के कैप में बराबर आते। लेकिन अगर आप रिपल्शन फील कर रहे हो, डी से दूर जा रहे हो, तो आप माइनस आई कैप माइनस के कैप, उल्टा हो रहा है, माइनस आई कैप और माइनस के कैप। आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2L पूरे का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन, माइनस आई कैप माइनस के कैप। लेकिन डायरेक्शन के लिए इसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो रूट 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। और जगह थोड़ी सी कम दिख रही है, वाई एक्सिस यहां लिख देता हूं, देखो इसकी वजह से लिखना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे, फिर बोलेंगे कि सर एफ वाला ये फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है, वही रूट 2L, तो आप बोलोगे के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2L और इस पूरे का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन क्या आएगी। आप बोलोगे सर यदि हम ओ से एफ आते, ओ से एफ निकल कर आ रहे होते, तो जितना जे कैप होता उतना ही के कैप होता, यानी होता जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। लेकिन अगर आप पेन अपना यहां रखो तो आप देखोगे कि एफ वाला जो है वो रिपेल करेगा, ऐसे आने की बजाय धकेलेगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, उल्टा हो जाएगा तो बोलेंगे माइनस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 2, माइनस जे कैप रिपल्शन के कारण, माइनस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 2। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। और एक आखिरी रह रहा है एफ ओ जी, जी वाले की वजह से। तो आप बोलेंगे कि बॉस ऐसा है, ये जो जी वाला है इसके बारे में तो क्या कह सकते हो, ये जो जी वाला है ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, यानी जितना आई कैप उतना जे कैप उतना के कैप, यानी अगर ऊपर को आ रहा होता, ऐसे बाहर आ रहा होता, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते। लेकिन अगर आप पेन यहां रखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये धकेल रहा है उल्टा, यानी पॉजिटिव ऑफ आई कैप पॉजिटिव ऑफ जे कैप पॉजिटिव ऑफ के कैप की जगह रिपल्शन के कारण इसको कहां महसूस होगा, नेगेटिव ऑफ आई कैप नेगेटिव ऑफ जे कैप नेगेटिव ऑफ के कैप। तो आप बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा, इट इज के क्यू स्क्वायर, चार्जेस तो यहां पे भी क्यू और क्यू ही है, बॉडी डायगोनल की लेंथ, दोनों के बीच की दूरी, बॉडी डायगोनल की लेंथ रूट 3L और इसका स्क्वायर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। जब डायरेक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे, यूनिट वेक्टर। जब डायरेक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर। कोर एडवांस लेवल, ओलंपियाड लेवल सवाल है ना, बड़ा जरूर जा रहा है मगर आपकी बहुत कोर प्रैक्टिस कराएगा, आपकी वेक्टर्स में कमांड बड़ी जबरदस्त कर देगा, ठीक है। सो इट इज के क्यू स्क्वायर बाय रूट 3L स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर बाय रूट 3L स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या निकल कर आएगी यार, डायरेक्शन निकल कर आएगी सर माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप जो है इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करोगे। यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग चाहिए, जिसमें वेक्टर की फॉर्म में लिखा है मगर उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दी डायरेक्शन ओनली। तो आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली ये रूट 3 आएगा। अल्टीमेटली चेक मार लो, रूट 3 आएगा। मुद्दा समझ में आया, सातों की वजह से इंडिविजुअल वेक्टर लिखा, इन सातों को एक ही बार में ऐड कर देंगे, सातों को एक ही बार में ऐड करेंगे तो आप इन सातों को ऐड करके मुझे अपना फाइनल जवाब बता देंगे, ठीक है। लंबा दिख सकता है आपको लेकिन आप मुझे अपना फाइनल जवाब बता देंगे। एक बार और इसको रिव्यू करवाऊंगा, एक बार और इसको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा सवाल है और बाकी वेक्टर्स में भी आपको ऐसा सवाल देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है जी। तो कंप्लीट कीजिए आप इसको, और क्लास नोट्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया है सो दैट आप वहाँ से क्लास नोट डाउनलोड कर सकें, आपको मटेरियल्स उसमें मिलेंगे, लर्निंग मटेरियल्स, आप वो डाउनलोड कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने डाउट्स पूछ सकें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर देना, और उसके बाद एक छोटा सा सवाल बतौर प्रॉब्लम ऑफ द डे आपके सामने दे रहा हूँ। एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि आज के लेक्चर को रिवाइज करके भाई आप अपना अटेम्प्ट दें। एंड फॉर टुडे दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डे। मज़ा आएगा आपको, आप अपना जितना भी अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, फोर्स के बारे में बात हो रही है,
तो इस वाले सवाल को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हुए, ताकि और हमारा अच्छा होल्ड हो जाए, और प्रॉब्लम ऑफ द डे को डिस्कस करते हुए हम प्रोसीड करेंगे अगली मुलाकात में हमारे अगले लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप वन शॉट जो है वो देख चुके होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ही आपको अगला लेक्चर मिलेगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ वाला। उस वन शॉट में आप डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, हाउ टू टेक द एलिमेंट, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, बेसिक चीजें और वेक्टर्स वगैरह ऑलरेडी डील कर चुके होंगे। सो लिमिटेशंस पर पहुंच के उसके बाद उसको डील करना बहुत आसान होगा। रेगुलर इंटरवल पे चलते चलिए हौले हौले हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम के लेवल्स को, मॉडल्स को देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा कोर्स ऑलरेडी जल्दी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी हम अच्छा चल रहे हैं, पर हमें कोर फिजिक्स को पढ़ते समझते और फील करते हुए आगे बढ़ना है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सवालों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सवालों के साथ ही स्पेंड करना है क्लास के बाद भी। ऑलराइट, सो इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी आज की मुलाकात। द टेलीग्राम लिंक इज अगेन देयर। ठीक है, आप लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देयर इज एन आस्क अ डाउट फीचर, जिस पे आप बिल्कुल इस फीचर का इस्तेमाल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं उस प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो भी मेंशन है भाई। एंड दिस इज समथिंग रिगार्डिंग यूसैट, जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आप अपने बेनिफिट के लिए देख सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। All right, so thank you for the patience, thank you for being there। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, और ये हर एक बच्चे तक पहुंचाएं जो पढ़ाई करना चाहता है। राइट, आप भी मेहनत करें और बाकी लोगों को भी मेहनत करने का मौका दें, है ना। सब लोगों तक इस बात को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ सीख सकें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्दी लिमिटेशंस, बाकी की चीज़ों के साथ फिर से मुलाकात होगी।